तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। अब आप लोगों को याद दिला दूं, पिछली क्लास में हम लोगों ने टोटल 4 डेफिनेशंस के बारे में बात करी थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, तीसरा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और चौथा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने पिछली क्लास में आपको यह भी बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और फील्ड ये कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वर्क डन ओवर अ क्लोज पाथ कितना होता है, 0। या यूं भी कह सकते हैं कि इसका जो वर्क डन है वो पाथ के नेचर पे डिपेंड नहीं करता कि आप किस रास्ते से चार्ज को ले जा रहे हो, बस इस बात पर डिपेंड करेगा कि इनिशियल पोजीशन क्या है चार्ज की और फाइनल पोजीशन क्या है। और इसके ऊपर बेस्ड मैंने 2 छोटे छोटे एग्जांपल्स दिखाए थे। अब हम इसके आगे की बात करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ना डेफिनेशन बता दी थी और मैंने उसकी एसआई यूनिट भी बताई थी, दैट इज जूल पर कूलम। और मैंने कहा था कि इसी जूल पर कूलम को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट भी कहा करते हैं। लेकिन मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट नहीं बताई थी। और वो नहीं बताने का मतलब ये नहीं कि मैं बताना नहीं चाहता, इसका मतलब खुद ही समझिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी की बात कर रहा हूँ तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। इस वजह से उसके लिए कोई बताने या याद करने वाली बात नहीं है, एनर्जी की यूनिट हमेशा जूल ही होती है। अब एक चीज सुनिए, जो ये नाम हम समझ रहे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको इतना बड़ा ना बोलने के बजाय ना अब हम सीधा बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये तो अंडरस्टूड है कि हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है वो कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और अगर पोटेंशियल की बात करूंगा तो सीधा बोल दूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, या कुछ ना बोलने के बजाय सिर्फ पोटेंशियल भी बोल दूं तो भी यही माना जाएगा कि मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। तो ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालते हैं ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बात को जरा ध्यान से और तसल्ली से समझिएगा, सुनिए ध्यान से। आज की क्लास जो है ना वो डेरिवेशन के बेस्ड है। भाई आज की क्लास में हम डेरिवेशन ही करेंगे, लेकिन उन डेरिवेशन से हमें काम की बातें बहुत सारी पता चलेंगी। क्या क्या पता चलेंगी मैं एक एक करके आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले ना मैं जो क्लास में पढ़ाने वाला हूँ वो पहली हेडिंग में आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज से कितना पोटेंशियल बनता है उसके आसपास। अच्छा, मैं इसका ना अभी इसकी स्टार्टिंग करने से पहले ना मैं इसका छोटा सा एक कंसेप्ट आपके दिमाग में बिठा दूं, जरा ध्यान से सुनना। मान लो यहां पर ना एक चार्ज रखा है Q। अब आपको याद है ना मैंने कहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, अगर आप इंफिनिटी से 1 कूलम का चार्ज उठा करके लाते हो और ला करके इसके पास किसी फील्ड, इसके फील्ड के किसी पॉइंट पे लाके रखते हो, तो ऐसा करने में आप जितना वर्क करोगे वही वर्क जो है वो क्या बन जाएगा, इस जगह का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये बात सभी को मैंने पिछली क्लास में समझा दी थी। 1 कूलम चार्ज को यहां से यहां तक लाके रखने में आपने जितना वर्क किया वही वर्क इसके अंदर स्टोर हो जाता है और वही बन जाएगा इस पॉइंट का पोटेंशियल। यानी कि पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा यहां से यहां तक लाकर रखने में वर्क, किसको, 1 कूलम चार्ज को। अच्छा एक बात बताओ, इस 1 कूलम चार्ज को यहां से उठा करके यहां तक लाने में मुझे वर्क करना ही क्यों पड़ रहा है, मुझे इसलिए करना पड़ रहा है वर्क क्योंकि मुझे चार्ज को लाने के लिए क्या अप्लाई करना पड़ रहा है, फोर्स। फोर्स क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि ये वाला चार्ज इस वाले 1 कूलम चार्ज को अपनी तरफ आने से रोक रहा है और मैं जबरदस्ती उसे इस तरफ लाना चाहता हूं। ये चाहता है उसे ढकेलना और मैं इसे जबरदस्ती इसके पास ला रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि ये चार्ज ना डिसाइड करेगा कि इस जगह पर कितना पोटेंशियल होगा। कैसे डिसाइड करेगा भाई, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को जबरदस्ती रिपेल करेगा। अगर ये चार्ज इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगा के इसे रिपेल करेगा तो मुझे भी ज्यादा फोर्स लगा के इसे ढलाना पड़ेगा, और अगर मैं ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो मुझे वर्क भी ज्यादा करना पड़ेगा, और अगर मुझे वर्क ज्यादा करना पड़ेगा तो यहाँ पर जो है ज्यादा वर्क अगर करना पड़ गया तो इसका मतलब बोल दूंगा कि इस जगह पर जो पोटेंशियल है वो भी कैसा होगा, ज्यादा। अंदाजा लगाइए, सोचिए, अगर ये वाला चार्ज इस 1 कूलम चार्ज पर बहुत थोड़ा सा फोर्स लगा था, जरा से फोर्स से इसको ढकेलता अपने से दूर, तो मुझे भी थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ती इस चार्ज को इसके पास लाने में।
मैं थोड़ा सा ही फोर्स अप्लाई करता। अगर मुझे जरा सा फोर्स लगाना पड़ता तो सोचिए मैं वर्क भी कैसा करता, बहुत थोड़ा सा, और जितना भी वर्क मैं करता वही इस जगह पे क्या बन जाता, पोटेंशियल। इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइम पर यहाँ पर पोटेंशियल कैसा होता, कम होता। इट मीन्स कि अगर ये चार्ज ज्यादा फोर्स लगाया या ये चार्ज ज्यादा है तो यहाँ पोटेंशियल ज्यादा होगा, और अगर ये चार्ज कम है तो यहाँ पर पोटेंशियल भी कैसा होगा, कम। इसीलिए यहाँ जितना भी पोटेंशियल मैं निकालूंगा ना उससे मैं ये कहूंगा यहाँ पर बनने वाला पोटेंशियल किसकी वजह से बन रहा है, इस चार्ज की वजह से। इसलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज। तो यही हेडिंग है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मैं अभी पॉइंट चार्ज से पोटेंशियल निकालना आपको सिखा रहा हूं, फिर आगे चल के हम डाइपोल से और दूसरी चीजों से देखेंगे कि पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है। आई थिंक अब आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि यहाँ पर पोटेंशियल बनाने के लिए यही वाला चार्ज रिस्पॉन्सिबल है, इसी की वजह से यहाँ पर क्या बनेगा, पोटेंशियल। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से ये अपने आसपास फील्ड बनाता है ना, उसी तरह से ये अपने आसपास क्या क्रिएट करता है, पोटेंशियल भी क्रिएट करता है। तो चलिए अब देखते हैं कि आखिर एक पॉइंट चार्ज अपने पास में कुछ दूरी पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट करता है। इसीलिए हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, शायद आपको इसका कंसेप्ट अब समझ में आ गया होगा, और अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेरिवेशन। आप एक मिनट रुकिए जरा, मैं मार्कर चेंज कर लूं, एक मिनट, थोड़ा फीका चल रहा है। ठीक है जी, शुरू करते हैं। देखो, अब आप लोगों को ना आपका एम याद है क्या, कि मुझे निकालना है पोटेंशियल किसकी वजह से, एक पॉइंट चार्ज की वजह से। तो मैंने क्या किया, इस जगह पर ना एक पॉइंट चार्ज ले लिया। सपोज कर लीजिए ये रहा आपके पास एक पॉइंट ओ, और यहाँ पर मैंने एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखी है, दैट इज क्यू। और मुझे इस चार्ज की वजह से ना कुछ दूरी पर एक पॉइंट है पी, और यहाँ पॉइंट पी पर इसकी वजह से कितना पोटेंशियल बनेगा, मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूँ। अब आप पूछोगे तो सही कि कितनी दूर है ये पॉइंट पी, तो मैंने बोल दिया कि इस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, आर। मुझे इसकी वजह से यहाँ पर कितना पोटेंशियल बनेगा वो पता करना है। तो अब मैं जानता हूँ इसकी डेफिनेशन कि भाई किसी भी चार्ज को, एक कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके यहाँ ला के रखने में मुझे जितना काम करना पड़ेगा वही वर्क ना इस जगह का क्या बन जाएगा, पोटेंशियल। तो मैंने सोचा चलो मैं यही काम करता हूँ, एक इन्फिनिटी पे चार्ज रखते हैं, उसे उठा करके यहाँ तक लाते हैं एक कूलम के चार्ज को, और चेक कर लेते कितना वर्क हो रहा है, उसी से पोटेंशियल मिल जाएगा। तो मैंने इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ा दिया इस तरीके से, और आगे बढ़ाया, और इसे चलते 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 कहां तक लेगा, इन्फिनिटी तक। और मान लीजिए यहाँ इन्फिनिटी पर एक टेस्ट चार्ज रख दिया, दिस टेस्ट चार्ज इज क्यू। ये जो टेस्ट चार्ज है वो कौन सा है, दैट इज क्यू। क्यू एक टेस्ट चार्ज है। अब ना मैंने सोचा कि मुझे इस चार्ज को यहां से उठा करके पी पॉइंट पे लाके रखना है, और ऐसा करने में कितना वर्क होगा मैं ये जानना चाहता हूँ। अब देखना मुझे क्या करना है आपको पता है। अब उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मैं वो सारी चीजें ढूंढना शुरू करता हूँ। मैंने सबसे पहले ये सोचा कि यार इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाने के लिए अगर मुझे वर्क कैलकुलेट करना है तो एक काम करता हूँ कि बहुत छोटे से डिस्टेंस पे लाने का वर्क निकाल लेता हूँ, फिर उसे इंटीग्रेट करके टोटल वर्क आराम से निकाल लूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यही तो करते हैं कि स्मॉल वर्क डन निकालते हैं और उसके बाद इंटीग्रेट करके टोटल वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए, अब मैंने ये सोचा है स्मॉल वर्क अगर निकालना है तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब मुझे इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, फोर्स की। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं फोर्स को ही कैलकुलेट कर लेता हूँ, फोर्स से फिर वर्क कैलकुलेट करूंगा, स्मॉल वर्क के इंटीग्रेशन से फिर मुझे टोटल वर्क मिलेगा, और वही टोटल वर्क मेरे लिए किसका काम कर देगा, पोटेंशियल का। उस टोटल वर्क से हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे देखते जाइए। मान लो मैं इस चार्ज को यहां से उठा के खिसकाते खिसकाते यहां तक लाना शुरू कर रहा हूं, और लाते वक्त में रास्ते में मुझे दो पॉइंट्स मिले, एक पॉइंट मिला ए और दूसरा एक पॉइंट मिला उसके काफी क्लोज, दैट इज बी। इन दोनों पॉइंटों के बीच का जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस कितना मान लिया मैंने, dx, दैट इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस। और ना यहां से ओरिजिन से यानी कि ओ पॉइंट से ए का जो डिस्टेंस है वो मैंने कितना मान लिया, ए, एक्स मान लिया, सॉरी दिस इज एक्स।
जब मैं इस चार्ज को यहाँ पर लेके आ रहा हूँ ना, तो जैसे इस चार्ज को लेके यहाँ पहुंचूंगा तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस वाले चार्ज को जबरदस्ती रिपेल करके इस तरफ क्या अप्लाई करेगा, फोर्स लगा रहा होगा। अच्छा, ये चार्ज इसे कितने फोर्स से रिपेल करेगा, तो मैं अगर यहाँ पर लिखूं तो हम बोलेंगे यार ये तो हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा हुआ है कि कितने फोर्स से रिपेल करेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज Q1 इंटू में Q2, क्योंकि ये वाला चार्ज यहाँ पर रखा है, Q1 इंटू Q2 और अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर। तो इस चार्ज ने इस वाले चार्ज को जबरदस्ती इस डायरेक्शन में क्या किया, रिपेल किया। हम इसे जबरदस्ती इस डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं। अब ऐसा करने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा। मान लेते हैं ऐसा करने में जो मुझे स्मॉल वर्क करना पड़ेगा वो स्मॉल वर्क कितना है, दैट इज डी। दिस इज व्हाट, दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन in displacing the charge from point A to point B through a small displacement dx। तो मैंने सोचा स्मॉल वर्क डन पहले कैलकुलेट कर देता हूं, और वर्क डन का फॉर्मूला होता क्या, दैट इज फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, दिस इज F डॉट dx, यही होता है वर्क डन का फॉर्मूला। अब मैंने क्या किया, इस F डॉट dx को लिखा F इनटू में dx इनटू में cos, और थीटा की वैल्यू रखूंगा 180 डिग्री। क्यों रख रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये वाला चार्ज फोर्स कहां लगा रहा है, इस डायरेक्शन में, और जबरदस्ती चार्ज को आप कहां लेके जा रहे हो, इसके अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका मतलब है फोर्स की डायरेक्शन ये है, चार्ज की डायरेक्शन ये है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब है दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। ये 11th में आपने पढ़ा होगा, F डॉट dx वर्क डन का फॉर्मूला होता है। तो F dx इंटू में cos थीटा, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो आप इसे लिखेंगे माइनस का F और इंटू में क्या आ जाएगा, dx। अब मैंने इस F की जगह पर F की वैल्यू उठा करके रख दी। ये मेरे पास क्या है, माइनस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर आ जाएगा Q इंटू में Q अपॉन x का स्क्वायर। कुछ नहीं किया, बस सीधा यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया और इंटू में क्या डाल दिया, dx। और अब मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने यहाँ से स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल दिया। चार्ज को A से उठा करके B तक रखने में कितना काम करना पड़ेगा, तुझे इतना काम करना पड़ेगा। अब मुझे चाहिए क्या, टोटल वर्क डन कितना होगा। तो आप बोलोगे कि टोटल वर्क डन अगर मुझे निकालना है तो बस आप इंटीग्रेट कर दो इस चीज को, ये मेरे पास आ गया, दैट इज द टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन कहां से कहां तक, इंफिनिटी से उठा करके किस पॉइंट तक लाने में, P पॉइंट तक लाने में। मेरा काम है इंफिनिटी से P तक लाने में कितना वर्क होगा, वही तो निकालना चाहता हूँ। तो टोटल वर्क डन के लिए मैंने लिख दिया W इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तभी तो टोटल वर्क आएगा। तो मैंने इंटीग्रेशन के लिए लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q इंटू में Q अपॉन में x का स्क्वायर और इंटू में आ जाएगा dx। ये मैंने स्मॉल वर्क डन का इंटीग्रेशन कर दिया। अब इस इंटीग्रेशन में आपको शुरुआत कहां से करनी है, इंफिनिटी से, और कहां तक लेकर के आना चाहते हो, P पॉइंट तक। इसका मतलब है कि आपको शुरुआत करनी है इंफिनिटी से और कहां तक लाके रखना चाहते हो आप, P पॉइंट तक। तो आप ये कहोगे कि हम सारे डिस्टेंसेस कहां से नाप रहे हैं, O से। मतलब ये Q चार्ज जो है पहले O से कितनी दूरी पर था, इंफिनिटी पर। मुझे इनफाइनाइट डिस्टेंस से उठा करके लाना है और इस O से कितनी दूरी पर ला करके रखना है, R डिस्टेंस की दूरी पर। तो आप ये बोलोगे कि मुझे इस चार्ज को इंफिनिटी से उठाना है और कितने डिस्टेंस पर लाके रखना है, R डिस्टेंस पर। इसलिए आपकी शुरुआत यहां से होगी और एंडिंग यहां पर, R लिख दिया। अब बस मुझे इसे सॉल्व करना है, इसके आगे फिजिक्स खत्म, अब सिर्फ प्योर मैथमेटिक्स स्टार्ट, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अब मैंने इसमें देखा जो जो टर्म कांस्टेंट है वो बाहर गया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सब कुछ कांस्टेंट था बाहर आ गया। इंटीग्रेशन बचेगा फ्रॉम इंफिनिटी टू R, और जो टर्म बचेगी वो क्या बचेगी, 1 अपॉन में x स्क्वायर और इंटू में क्या हो गया, dx। मतलब ये टर्म आ गया आप लोगों के पास। अब इस टर्म के आने के बाद अब हम इसे लिख देते हैं माइनस का Q इंटू में Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। और आपको इस चीज का इंटीग्रेशन करना है तो आप पहले इस चीज को लिख लीजिए, इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू R। और ये जो 1/x स्क्वायर है इसे आप चाहे तो लिख सकते हैं x रेज़ टू द पावर -2 इंटू में dx, क्योंकि जिसकी पावर नीचे प्लस की होती है वो ऊपर जाकर के क्या हो जाती है, माइनस। अब इसका अगला स्टेप, इसके आगे देखिए, यहीं पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इस जगह पे कर रहा हूं इसको सॉल्व। देखिए अब जरा, अब इसके आगे की बात अगर की जाए तो यहाँ पर है आपके पास माइनस ऑफ Q इंटू में Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी यहाँ तक। अब इसकी बात की जाए तो आप इसे लिखेंगे x की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1। ये सभी लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है, नहीं पता तो मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ कि अगर आप कभी भी x की पावर n का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसका एक आसान सा तरीका होता है कि इसकी पावर में एक ऐड कर दीजिए और उसी से इसको डिवाइड कर दीजिए, आपको इसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा।
मैंने भी यही किया, x की पावर -2 में 1 ऐड कर दिया और वही चीज से इसको क्या कर दिया, डिवाइड। और लिमिट जो थी वो इंफिनिटी से r थी, वो अभी भी इंफिनिटी से कहां तक रखी है, r तक। अब उसके बाद लिखा माइनस का q इंटू में q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। इसे आप देखेंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी, -1, और नीचे भी आ जाएगा -1, और लिमिट हो जाएगी इंफिनिटी से लेकर के r तक। नेक्स्ट स्टेप में आप इसे देखें तो माइनस की जगह ये वाला माइनस जब बाहर आएगा तो ये माइनस और ये माइनस दोनों कैंसिल होके क्या हो गया, प्लस। आपके पास बचेगा q इंटू में q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो x की पावर -1 को आप लिख सकते हैं 1/x, क्योंकि जिसकी पावर माइनस की होती है वो नीचे आ जाता है, और लिमिट क्या रहेगी, फ्रॉम इंफिनिटी टू r। और अब आप इसे लिखेंगे q इंटू में q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। और जब आप इसमें अपर लिमिट रखेंगे x की जगह तो आप इसे लिखेंगे 1/r, और माइनस में लोअर लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा 1/इंफिनिटी। अब हम इस चीज को अगर सिंप्लीफाई करें तो आप लिखेंगे q इंटू में q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट स्टार्ट, 1/r की जगह 1/r, और 1/इंफिनिटी जो है वो कितना होता है, 0 होता है। अब 1/इंफिनिटी 0 हो गया। अब आप इस पूरे को अगर लिखते हैं तो आप ये बोलेंगे कि जो टोटल वर्क हुआ वो कितना हो गया, q इंटू में q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में r। तो आप बोल सकते हैं कि टोटल इतना वर्क डन होगा अगर मैं इस q चार्ज को यहां से उठा करके यहां पर लाके रखता हूं तो। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि यार हमने तो बात की थी कि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हमने क्यू चार्ज को उठा करके यहां तक रखा और ऐसा करने में इतना वर्क हो गया। आप लोगों को ये चीज सभी को पता है एज कि पोटेंशियल का फॉर्मूला कल ही पढ़ाया था मैंने, V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन में Q। अब W मुझे पता है, मैंने W को रख दिया यहाँ पर। W की वैल्यू क्या है, Q इंटू में Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, और नीचे क्या आ जाएगा, स्मॉल q। मैंने कुछ नहीं किया, बस W को उठाया और यहाँ रख दिया और बाकी की चीजें एज इट इज रहने दी। अब ये स्मॉल q से स्मॉल q क्या हो गया, कैंसिल। तो V का मेरे पास जो रिजल्ट आ गया वो कितना आया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R। और आप इसे चाहें तो थोड़ा सा अरेंज करके लिख दीजिए, तो आप लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R। तो ये मेरे पास आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और ये रहा मेरे पास पोटेंशियल को निकालने का इसका फॉर्मूला। आप अगर इस फॉर्मूले को देखोगे ना तो ये काफी हद तक इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में बस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में नीचे आर स्क्वायर होता था और इसके अंदर आर स्क्वायर नहीं होता, इसमें आर की पावर 1 होती है, यानी कि इसमें सिंपली क्या होता है, आर होता है। अब ये जो रिजल्ट मैंने अभी निकाला है मैं अभी इसको डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए ये आपके पास इसकी एक डेरिवेशन थी कि मैंने यहाँ पर पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट किया। अब एक चीज पे और ध्यान दें, अगर कोई टीचर आपसे ये कहे कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट, तो आप सीधा देखना ये जो वर्क डन किया ना आपने क्यू चार्ज को उठा करके लाने में, ये वर्क डन है पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दे देगा आपको। लेकिन जब आप इससे ये निकालेंगे तो ये आपको क्या दे देगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्योंकि ना किसी भी चार्ज को लाने में जो वर्क करते हैं दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, और अगर एक कूलम चार्ज को लाने में जितना वर्क किया उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो W अपॉन Q का मतलब है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक चार्ज को लाने में कितना वर्क हुआ, दैट इज W अपॉन Q, और इसी को V बोलते हैं। तो ये आपके पास आ गया एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए जी, ठीक है। अब आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम इसके आगे की बात करते हैं। वैसे अगर बोला जाए तो भाई डेरिवेशन खत्म हो गई, यही रिजल्ट मुझे डिराइव करना था, लेकिन ना अब इस रिजल्ट को हमें देखना है कि हम इसको कैसे एनालाइज करते हैं, इससे हमें क्या क्या बातें पता चलती हैं, वो बातें भाई बड़ी जरूरी है। और ध्यान से सुनना भाई, जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन करते हैं उनका टॉपिक यही खत्म हो जाता है कि बस हो गया डेरिवेशन, अब अगला टॉपिक स्टार्ट करो। इससे फिजिक्स नहीं कहते। फिजिक्स क्या है, आप जो रिजल्ट लाओ आप उसे एनालाइज भी करो कि आखिर इससे हमें क्या क्या बात पता चलती है। अब सुनते जाइए हमें इससे क्या क्या पता चलेगा, मैं एक एक करके आप लोगों के सामने इन बातों को डिस्कस करूंगा। और अब आप लोगों को ये फॉर्मूला अपने आप ही याद भी हो जाएगा, हम बार बार यूज करने वाले हैं कि अगर किसी भी पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है
उसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 दैट इज Q अपॉन R। R का स्क्वायर नहीं होता भाई, ठीक है। देखिए पॉइंट नंबर 1, सबसे पहली बात, मुझे किसी ने ये बोला कि यार एक पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज से इंफिनिटी पर कितना पोटेंशियल बनेगा। तो मैंने बोला कि इंफिनिटी पर पता करना चाहते हो कितना पोटेंशियल बनेगा, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर लिख दिया व्हेन, जब R की वैल्यू इंफिनिटी होगी तो V निकाल करके देख लेता हूँ। 1/4πε0 Q और R की वैल्यू तो इंफिनिटी है, मैंने यहाँ रख दिया इंफिनिटी, और समथिंग अपॉन इंफिनिटी कितना होता है 0। तो आप सीधा बोल देना कि जी किसी भी चार्ज से इंफिनिटी पर जो पोटेंशियल बनता है वो कितना बनेगा, 0 बनेगा। और याद कीजिए मैंने कल की क्लास में भी कहा था कि हमने एज्यूम किया है कि इंफिनिटी पर जो पोटेंशियल है या पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, 0। और ये फॉर्मूला भी हमें यही रिजल्ट निकाल करके दे रहा है। नंबर 1 के बाद नंबर 2, दूसरी चीज ये है कि अगर मैं आपसे ये बोलूं व्हेन, जब चार्ज अगर Q जो है वो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो एक बात सुनो, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज। अब चार्ज को जो वर्क है वही पोटेंशियल होता है, तो वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, तो पोटेंशियल भी कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर। और स्केलर क्वांटिटी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और कैन बी जीरो। अब आप बोलोगे सर वेक्टर भी तो नेगेटिव होता है, मगर वेक्टर के नेगेटिव होने का मतलब डायरेक्शन से होता है कि फोर्स अगर इधर है तो प्लस है, और अगर फोर्स इधर है तो क्या बोलोगे, माइनस है। यहाँ पर क्या है, अगर आपने चार्ज को पॉजिटिव रखा तो जाहिर सी बात है इससे जो पोटेंशियल आएगा वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा। नंबर 2 के बाद नंबर 3, अगर मैं ये बोलूं व्हेन चार्ज Q इज नेगेटिव, तो आप फिर बेफिक्र होकर के बोल दीजिएगा इसका मतलब पोटेंशियल भी कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि Q नेगेटिव तो V नेगेटिव। और नंबर 3 के बाद नंबर 4 की बात करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि बॉडी के पास चार्ज है ही नहीं, टोटल चार्ज बॉडी पे कितना है, 0, तो भाई 0 चार्ज वाली बॉडी से अगर जो पोटेंशियल बनेगा वो भी कितना बनेगा, 0। आप इस Q को उठा करके रखो यहाँ पर 0, 0 into something is 0। इट मीन्स कि आप अगर अपने आसपास पोटेंशियल देखते हो या अगर चाहते हो कि पोटेंशियल बने, तो अगर किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको मिल गया तो समझ लेना कि आसपास में जरूर कोई चार्ज मौजूद है जिसकी वजह से वहां पर पोटेंशियल बन रहा है। अगर चार्ज 0 होगा तो पोटेंशियल भी कितना होगा, 0 ही होगा। ये मैंने आपसे 4 पॉइंट डिस्कस कर दिए। अब एक पॉइंट नंबर 5 की भी बात करते हैं। उस 5वें पॉइंट से पहले इससे देखो जरा क्या 2 बातें पता चलती है। नंबर 1, सबसे पहली चीज तो ये पता चली कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। भाई जितना चार्ज बढ़ेगा उतना पोटेंशियल बढ़ेगा। चार्ज को डबल कर दिया तो पोटेंशियल भी डबल हो जाएगा, चार्ज को ट्रिपल कर दिया तो पोटेंशियल भी ट्रिपल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल ना चार्ज के साथ साथ चेंज होता चला जाएगा। इट मींस दैट कि अगर मैं यहाँ पर Q रख दूं और यहाँ V रख दूं तो चार्ज को आप बढ़ाओगे तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये आपके पास एक ग्राफ बन गया, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल भी बढ़ता चला जाएगा। दूसरी चीज यहाँ से पता चली कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस है। इसका मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल घट जाएगा। इट मींस कि अगर डिस्टेंस बढ़ने पर पोटेंशियल कम होगा तो जाहिर सी बात है हम इसका ग्राफ ऐसे बना सकते हैं, यहाँ V लिख देते हैं, यहाँ पर R, और आपको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसे बनता है, मतलब जब डिस्टेंस कम था तब पोटेंशियल ज्यादा था, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा पोटेंशियल क्या होता चला गया, कम, और डिस्टेंस बढ़ेगा तो और कम, और अगर डिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये चीज थी जो मैंने आपको बताई। अब इसके अंदर एक और पॉइंट सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से और तसल्ली से समझ, ठीक है। इसको समझने में कई बार बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बट ऐसा कुछ है नहीं। सुनो, अच्छा मैंने आपसे कहा कि ये मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है। मैंने कहा इस पॉइंट चार्ज से x डिस्टेंस की दूरी पर कितना पोटेंशियल बनेगा, तो आप बोलोगे इससे पोटेंशियल कितना बनेगा, अगर ये निकालना है तो V इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, x। जी इस जगह पर इस चार्ज की वजह से इतना पोटेंशियल बनेगा। मैंने ऐसा ही एक पॉइंट ऊपर भी ले लिया यहाँ पर, अब मैंने इसका भी डिस्टेंस x रखा, मैंने कहा इस पर कितना पोटेंशियल बनेगा। आप बोलोगे सर चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो पोटेंशियल भी कैसा बनेगा, सेम ही बनेगा। मैंने कहा ऐसा ही पॉइंट मैं नीचे ले लूं x डिस्टेंस पे, तो आप बोलोगे सर अभी भी पोटेंशियल सेम ही बनेगा। मैंने सारे पॉइंटों को मिला दिया, तो आप यहाँ पर अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। आप ये कहोगे अगर चार्ज Q यहाँ पर है और यहाँ से यहाँ तक का सभी पॉइंटों का डिस्टेंस कितना है,
एक्स है, तो पूरी की पूरी लाइन पर, पूरी की पूरी सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा बनने वाला है, बिल्कुल सेम। आप इसे सर्कल मत समझना, ये क्या है, एक स्फीयर है। मैं आपको समझाता हूं ये कैसे है, किस तरीके की चीज है। मेरे कहने का मतलब ये कि मान लो मेरे हाथ में यहाँ पर एक चार्ज है, इस चार्ज से जितना पोटेंशियल ऊपर बनेगा बराबर डिस्टेंस पर, उतने ही डिस्टेंस पर उतना ही पोटेंशियल आपकी तरफ बनेगा, उतना ही डिस्टेंस पर उतना पोटेंशियल मेरी तरफ बनेगा, उतना ही पोटेंशियल इस तरफ भी बनेगा, उतना ही पोटेंशियल इस तरफ भी बनेगा। मतलब आप इस चार्ज को सेंटर मान लो ना, तो पूरे का पूरा एक स्फीयर ले लो जिसका रेडियस कितना एक्स, और उस स्फीयर पे कहीं पर भी चले जाओ, हर जगह पर जो पोटेंशियल बनेगा इस चार्ज की मदद से, वो हमेशा कैसा बनेगा, बिल्कुल सेम बनेगा। इसीलिए पेपर में ऐसा सवाल भी पूछा जाता है, टीचर ऐसा डायग्राम दे देते हैं और बोलते चलो बताओ इस जगह से और इस जगह पे जो पोटेंशियल है V1 और यहाँ का पोटेंशियल V2, बताइए V1 और V2 का क्या रेशो होगा। तो आप बोल देना कि V1 और V2 का रेशो कितना होगा, 1:1, क्योंकि स्फीयर है, चार्ज सेम है, डिस्टेंस भी हर जगह का सेम है, तो पोटेंशियल भी हर जगह पर कैसा होगा, सेम। तो हमने एक बात ऑब्जर्व की कि अगर यहाँ पर चार्ज है तो चार्ज को सेंटर मान लिया जाए, तो किसी फिक्स रेडियस के स्फीयर के सरफेस के ऊपर, किसी भी एक रेडियस के स्फीयर के सरफेस के ऊपर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा है, सेम। आप सरफेस पे कहीं पे भी चले जाओ, हर जगह फील्ड एक जैसी है। अगर कोई भी चीज हर तरफ एक जैसी होती है ना, तो हम उसे बोलते हैं कि वो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब ये हो गया, अगर आप एक इंसान को बीच में से कट कर दोगे ना यूं, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बिल्कुल हूबहू एक जैसे होते हैं, तो हम बोलते हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों के दोनों बिल्कुल सिमेट्रिक हैं, मतलब एक जैसे। इट मीन्स दैट, इसीलिए हमने एक वर्ड यूज किया, हमने कहा कि किसी पॉइंट चार्ज से जो पोटेंशियल बनता है अपने आसपास, जो वो पोटेंशियल बनाता है वो कैसा होता है, दैट इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब एक जैसा, और स्फेरिकली का मतलब है एक स्फीयर की सरफेस पर जितने भी पॉइंट होंगे सब पर पोटेंशियल कैसा बनेगा, सेम। तो हम बोल सकते हैं इस चीज को कि V यानी कि पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट charge is spherically symmetric, ये आपके पास पॉइंट नंबर 5 था। अब ये 5वें पॉइंट के बाद अब मैं आपके साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने वाला हूं, उस बात पे जरा ध्यान दीजिएगा और बहुत अच्छे से फोकस करना। और ये जो बातें इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको इस बात को नोट में लिखवा रहा हूं, NOTE, नोट। और परेशान मत होना, जितनी भी चीजें बोर्ड पे करा रहा हूँ एक एक लाइन नोट्स में लिखी है, आप बस यहाँ पे अच्छे से ध्यान दो और स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी पढ़ना आप नोट से। सुनिए आप ध्यान से, देखो अगर मैं बात करता हूं किसके लिए, फॉर अ पॉइंट चार्ज, फॉर ए पॉइंट चार्ज, मैंने एक पॉइंट चार्ज की बात की। हमें पता है कि किसी भी पॉइंट चार्ज से जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4πε0 Q/R। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0, यहाँ पर होता है Q/R का स्क्वायर। आपको दोनों में फर्क नजर आ रहा होगा, यहाँ पे R है और यहाँ पर क्या है, R का स्क्वायर। इट मीन्स कि यहां से हमें पता चला कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और यहां से पता चल रहा है कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इससे हमें एक बात पता चली कि एक चार्ज अपने आसपास फील्ड भी बनाता है और पोटेंशियल भी बनाता है, दोनों ही चीजें वहां पर रहती है, पोटेंशियल भी होता है और फील्ड भी होती है। अब एक साफ सीधी सी बात यहाँ पर नजर आ रही है कि अगर मैं किसी पॉइंट चार्ज को यहाँ पर लेता हूं और इससे किसी दूरी पर, R डिस्टेंस की दूरी पर V पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं, तो आप चार्ज रखोगे और R रखोगे, सॉल्व कर दोगे, आपको पोटेंशियल भी मिल जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने इस R डिस्टेंस को दुगना कर दिया, बढ़ा दिया, तो अब क्या होगा, तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस बढ़ा दिया तो पोटेंशियल भी कम हो जाएगा और फील्ड भी कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपने डिस्टेंस को डबल किया तो पोटेंशियल आधा होगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, और अगर आपने डिस्टेंस डबल किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 गुना कम हो जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के नहीं, डिस्टेंस के स्क्वायर के, यानी कि R स्क्वायर की जगह अगर 2R स्क्वायर आएगा तो जाहिर सी बात है नीचे क्या हो जाएगा 4, यानी कि किसी चार्ज से आप जितनी दूर जाओगे ना तो पोटेंशियल भी कम होगा,
फील्ड भी कम होगी, लेकिन फील्ड ज्यादा तेजी से कम होती है और पोटेंशियल उसके कंपैरिजन में थोड़ा धीरे धीरे कम होता है। इसका मतलब है चार्ज से दूर जाने पर धीरे धीरे पोटेंशियल डिक्रीज होगा और उससे ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, डिक्रीज। ठीक ऐसा ही होता है अगर आप किसी चार्ज के पास आना शुरू, जैसे जैसे चार्ज के पास आप आते जाओगे ना, डिस्टेंस कम होता जाएगा, पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा और फील्ड भी क्या होती जाएगी, बढ़ती ही चली जाएगी। लेकिन अब की बार आप देख सकते हैं पोटेंशियल उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा जितनी तेजी से क्या बढ़ेगी, फील्ड बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब एक चीज पे और अच्छे से ध्यान दीजिएगा, फोकस करना एक चीज पे जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर यहां पर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं इन चीजों का, इस तरीके से क्या प्लॉट कर रहा हूं, एक ग्राफ, और यहां पर इस ग्राफ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्लॉट कर रहा हूं इसी जगह पर, और इसी जगह पर मैं पोटेंशियल भी प्लॉट कर रहा हूं, दो ग्राफ एक साथ बना रहा हूं। ये हो गया किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस आर के बीच में। पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस के बीच में, जो पॉइंट चार्ज से जिस जगह पे आप फील्ड निकाल रहे हैं, पोटेंशियल निकाल रहे हैं, वहां का डिस्टेंस ये रहा, और उस चार्ज से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये रहा हमारे सामने। अब मैंने क्या किया, यहां पर ना एक ग्राफ बनाया इस तरीके से पोटेंशियल के लिए, तो पोटेंशियल का ग्राफ ऐसे बनेगा, ये आपको दिखा दिया मैंने। ये वाले ग्राफ पे मैंने क्या नाम लिख दिया, V लिख दिया। V का मतलब है कि ये ग्राफ है किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। सपोज कर लीजिए ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ मैं ऐसे बना देता हूँ, दिस इज द ग्राफ फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए अब इसके बाद मैंने बनाना शुरू किया किसका ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही बनेगी, लेकिन आप देख सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और ये सिर्फ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा पोटेंशियल भी कम होगा, फील्ड भी कम होगी। लेकिन ना फील्ड ज्यादा तेजी से कम होगी और पोटेंशियल धीरे धीरे कम होगा, और इस वजह से ना आपकी फील्ड का जो ग्राफ है वो पोटेंशियल वाले ग्राफ से जाकर के कहां चला जाएगा, नीचे। मतलब क्योंकि फील्ड जो है वो काफी तेजी से क्या होती जा रही है, डिक्रीज। ये चीज, ये जो पॉइंट है जहां पर ये दोनों के दोनों कट रहे हैं, इसका मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड कैसा हो गया, बिल्कुल बराबर हो गया। याद रखना मैं ये नहीं कह रहा कि फील्ड और पोटेंशियल बराबर है, भाई फील्ड अलग चीज है, पोटेंशियल अलग चीज है, ये दोनों सेम क्वांटिटी नहीं कि ये बराबर कर दूं मैं इन लोगों को, लेकिन हाँ इनका मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है। जैसे मान लो मैंने आप लोगों से ये कहा कि मेरे इस मार्कर का वजन 10 ग्राम है, और किसी बच्चे ने ये बोला कि मेरे पास एक पेंसिल है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो अब मैं क्या ये बोल दूं कि उसके 10 सेंटीमीटर और मेरा 10 ग्राम दोनों बराबर है, नहीं। लेकिन मैं ये तो बोल सकता हूँ कि भाई मेरे मार्कर के वजन का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 10, वही मैग्नीट्यूड आपके पेंसिल की लंबाई का है, वो भी कितना, 10। तो हमारे मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन ये नहीं है इसका मतलब कि हमारे दोनों के दोनों चीजें क्वांटिटी भी सेम हो जाएगी, जी नहीं। इसका मतलब इस जगह पर E और V दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सेम। तो मेरे हिसाब से ये वाली जगह क्या होनी चाहिए, R इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर आपको ये चीज चेक करनी है तो आप एक बात सुनिए, आप ना एक काम कीजिए, R की जगह 1 रख के देखिए, E की वैल्यू और V की वैल्यू दोनों ही बराबर हो जाएंगी। R को अगर मैं 1 इसमें रखूं इस फॉर्मूले में, तो आप बोलोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q अपॉन में R, R की वैल्यू कितनी है, 1। और अगर इसके अंदर रखना शुरू करूं तो आप बोलोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, R की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1। और अगर R की वैल्यू आप लोगों ने 1 रख दी तो भाई 1 का स्क्वायर फिर से क्या होता है, 1। तो अब के केस में आप बोलोगे कि हमारा आंसर आ रहा है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इट मींस कि हमें ये पता चल गया कि जब ना आपका डिस्टेंस R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो उस जगह पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसा होगा, बिल्कुल सेम होगा। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। एक चीज, दूसरी एक बात, आपसे कोई टीचर चाहे तो ऐसे भी पूछ सकता है, ध्यान से सुनना, कि एक बात बताओ, किसी एक चार्ज से यूनिट डिस्टेंस पर, यूनिट मतलब कितने डिस्टेंस पर, R इज इक्वल टू 1 डिस्टेंस पर, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड के बीच में कितना डिफरेंस होगा। तो आप बोलेंगे जी डिफरेंस कितना होगा, 0, क्योंकि किसी भी चार्ज से एक यूनिट डिस्टेंस पर जितनी फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही मैग्नीट्यूड उसके बनने वाले पोटेंशियल का भी होगा, और इस वजह से ये दोनों ही बराबर होंगे, और इनके मैग्नीट्यूड का डिफरेंस कितना होगा, 0, या फिर इनका रेशियो पूछेंगे तो रेशियो कितना होगा, 1:1। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इनके रिजल्ट से हमें पता चलते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। सर इसमें अगर R 0 हो तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा ना फिर।
भाई नहीं, आर अगर 0 कर दोगे ना, तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि किसी भी चार्ज को जहां रखा है उसी जगह पर उसी चार्ज की वजह से हम फील्ड नहीं निकाल सकते, हम पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। दैट इज नॉट डिफाइंड, उसे कैलकुलेट नहीं किया गया क्योंकि उसे कैलकुलेट किया ही नहीं जा सकता। हमें ये नहीं पता कि किसी नंबर को 0 से डिवाइड करने पर क्या आता है, मगर हमें इतना पता है कि कुछ बहुत बड़ा आता है, इतना बड़ा जिसके बारे में हम नहीं जानते इसलिए उसको बोलते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कोई तो कहा जाता है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए मैं इसकी बात कर ही नहीं सकता कि मैं r को 0 रख देता हूं, क्योंकि r अगर मैं नीचे 0 रख दूंगा तो जो रिजल्ट आएगा वो मैथमेटिक्स में अभी तक डिफाइंड ही नहीं है। फ्यूचर में अगर कोई डिफाइन कर दे कि भैया इतना आता है इसका आंसर, तो हम बोल देंगे कि इतनी फील्ड बनेगी, इतना पोटेंशियल बनेगा, बट हम उस चीज को अभी कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि जो टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस। किसी दूसरे पॉइंट पर एक चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल बनेगा। खुद जहां पर चार्ज है उसी जगह पर पोटेंशियल ना तो डिफाइंड होगा, ना फील्ड निकाल सकते हो, ना पोटेंशियल निकाल सकते हो। लेकिन हाँ, जिस जगह पे चार्ज रखा है उस जगह पर किसी और चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाला जा सकता है। आप इसे चलो क्लास के साथ धीरे धीरे और बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब मैं आप लोगों को एक सवाल करता हूं। देखिएगा, एक बड़ा बेसिक सा छोटा सा सवाल करा रहा हूं, सिंपल सा ही क्वेश्चन। सर हाँ जी बोलो। सर जिस पॉइंट से हमारा r इक्वल टू 1 है सर, उसकी वजह से सर फिर तो नेगेटिव r हो जाएगा उसके पीछे। उसके पीछे हाँ फिर तो सर r नेगेटिव में आ जाएगा ना। नहीं भाई, r इज इक्वल टू 1 के पीछे जाओगे तो r की वैल्यू 0.9 भी तो हो सकती है, 0.8 भी तो हो सकती है। नेगेटिव तो इसके 0 से पीछे जाओगे तब होगी ना। तो ये 1 है, 1 के पीछे नेगेटिव नहीं आएगा, 1 के पीछे 0.9, 0.8, 0.5, 0.3 ये डिस्टेंसेस आएंगे, नेगेटिव नहीं होगा। ओके ओके ठीक है। चलिए अब ना एक छोटा सा न्यूमेरिकल करा रहा हूं आप लोगों को। ये न्यूमेरिकल इसलिए नहीं है कि मैं न्यूमेरिकल कर रहा हूं इसलिए ताकि आप समझ जाओ कि अच्छा किसी चार्ज से पोटेंशियल कैसे निकालें, इसका कंसेप्ट कैसे डेवलप करें, और उससे रिलेटेड एक छोटी सी बात सीख लेंगे, फिर हम आगे की बात डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। आज भाई मेरी ना थोड़ी सी तबीयत खराब है, गला थोड़ा सा खराब है, बट कोई नहीं, मैं अपनी तरफ से तो फुल एनर्जी से पढ़ा ही रहा हूँ, मगर फिर भी अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। मैं एनसीईआरटी का ना एक सवाल करा रहा हूँ आप लोगों को, एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी का देख लीजिए जरा। दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 2.1, एग्जाम्पल नंबर 2.1। और परेशान मत होना, ये मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, वहां से नोट करना, आप बस देख लो इसको क्या है। सवाल में लिखा है कैलकुलेट, दो सवाल पूछे हैं। सवाल नंबर 1, पहला सवाल है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P। ठीक है, पहले सवाल में हमसे बोला गया है कि पोटेंशियल बताइए, कहां पर, किसी पॉइंट P पर, ड्यू टू अ चार्ज, किसकी वजह से, एक चार्ज की वजह से, और वो चार्ज कितना, 4 × 10⁻⁻7 कूलम, लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे, जो कि कितनी दूरी पर है वो पॉइंट, 9 सेंटीमीटर की दूरी पर। देखते हैं सर, मान लो यहां पर ना आपके पास एक पॉइंट है O, और इस जगह पर आपका चार्ज रखा है Q, और इससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट P है जो कितनी दूरी पर है, 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। आपको इस जगह पर यह बताना है कि कितना पोटेंशियल बनेगा इस वाले चार्ज की वजह से। तो आप बोलोगे जी पोटेंशियल निकालने के लिए तो अभी फॉर्मूला पढ़ा, पॉइंट चार्ज से जो पोटेंशियल बनता है वो बनता है V = 1/4πε0 Q/R। तो आपको पता है 1/4πε0 की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹। चार्ज की वैल्यू आप लोगों के पास ये रही 4 × 10⁻⁻7। अपॉन में डिस्टेंस कितना दे रखा है, 9 सेंटीमीटर। अब इस 9 सेंटीमीटर को 0.09 मीटर लिख देते हैं, तो मैंने इस चीज को लिख दिया 0.09 मीटर। अब इसको सिंप्लीफाई करना, पॉइंट हटाया, ऊपर डबल 0 लगा दी, 9 से 9 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचेगा 4, और ये आपके पास हो गया 10⁻⁹, और अगर 7 माइनस करेंगे तो 2, और ये कितना हो जाएगा 4। तो आप लिख सकते हैं 10⁻⁴ वोल्ट। तो आप ये बोल सकते हैं कि इस चार्ज की वजह से P पॉइंट पर इतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा। ये पहला सवाल था। इसी का एक और सवाल पूछा हुआ है, दूसरा सेकंड पार्ट पूछा है इसमें इन्होंने बोला है hence obtain the work done in bringing a charge of,
Q इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। कह रहा है इसके बाद ना वर्क भी निकालो, किसके लिए, एक चार्ज को लाने में, कौन सा चार्ज, इतने कूलम का चार्ज लाने में, इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P। ये लो जी, इन्होंने काम दे दिया कि इंफिनिटी से Q चार्ज को उठा करके P पॉइंट पे लाके रखना है, और ऐसा करने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा वो वर्क भी पूछ रहे हैं लोग। ठीक है, ये चीज आप देखिए सर, एज जैसा कि आप जानते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला है Q इंटू में V। ये मैंने कल ही पढ़ाया था आप लोगों को, और फॉर्मूला तो छोड़ो, मैंने आपको कंसेप्ट भी बता दिया। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आप अगर किसी चार्ज को उठा करके यहाँ से यहाँ तक लाके रख रहे हो, तो इस जगह पर जितना पोटेंशियल है वो पोटेंशियल रखोगे, और जिस चार्ज को ला रहे हो उस चार्ज को ला करके इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। आप इसे लॉजिकली भी सोचो तो भी आपको ठीक से समझ में आ जाएगा क्या, कि भाई पोटेंशियल यहाँ पर V होने का क्या मतलब है। इसका मतलब है V पोटेंशियल कब बनता है, जब यहाँ से आप 1 कूलम का चार्ज लाते हो तब जितना वर्क करते हो वही तो पोटेंशियल होता है, V वही V होता है। लेकिन जब 1 कूलम को लाने में V वर्क करना पड़ा आपको, तो Q कूलम को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, आप बोलोगे जी Q इंटू में V। और वैसे भी ये नहीं तो फिर फॉर्मूला आपको पता ही है, Q की वैल्यू आपके पास ये रही, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻⁹ और V की वैल्यू ये रही आपके पास 4 इंटू 10⁻⁴। आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 का कितना हो जाएगा 8, और 10⁻⁴ क्या हो जाएगा -5, और ये आप क्या निकाल रहे थे, वर्क डन। तो वर्क की जो यूनिट होती है दैट इज जूल। तो आप ये कह सकते हैं कि इनफिनिटी से किसी चार्ज को उठा करके P पॉइंट तक लाने में मुझे इतने जूल का वर्क करना पड़ेगा। इसी में ना अभी ये खत्म नहीं हुई, इसी सेकंड पार्ट में एक और बात पूछिए, डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्रॉट। करे क्या इसका आंसर इस बात पर डिपेंड करेगा कि किस रास्ते से हम चार्ज को लेकर के आए। आंसर क्या लिखेंगे आप लोग, नो नहीं डिपेंड करेगा। सर ये कंजर्वेटिव होता है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये जो फील्ड है, ये जो फोर्स है, ये कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव के केस में हमारा वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसलिए आप इसका आंसर सीधा क्या लिखेंगे। अगर इन्होंने पूछा डिपेंड करेगा, आंसर लिखो नो। अगर ये लोग पूछे कि क्यों नहीं करेगा, तो एक्सप्लेन करो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला सवाल देखते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करता हूं। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था जो मुझे आप लोगों को बताना था, और मैंने आप लोगों को ये बता दिया। एग्जांपल न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को अलग से दूंगा और करवाऊंगा, अभी मैं सिर्फ थ्योरी पे ही डिस्कस कर, ठीक है, सुनिए ध्यान से। तो भाई अब ना बात फिर से वैसी ही आ जाती है जैसी पहले चैप्टर में थी। आप याद करो, मैंने आपको पहले ना पॉइंट चार्ज से फील्ड निकालना सिखाया था, ऐसे ही मैंने पॉइंट चार्ज से पोटेंशियल निकालना सिखा दिया। फिर मैंने पॉइंट चार्ज से फील्ड निकालने के बाद मैंने कहा था इलेक्ट्रिक डाइपोल से भी फील्ड निकालना सीखिए हम, और आज मैं अब पोटेंशियल भी निकालना सिखाऊंगा। किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। इसलिए ना अब अगला टॉपिक क्या होगा, दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब जो टॉपिक है वो क्या है, पोटेंशियल। तो भाई पॉइंट चार्ज से कैसे पोटेंशियल निकालते हैं सीख लिया। अब हमें कैसे फील्ड निकालते हैं, वो पोटेंशियल कैसे निकालते हैं वो हमने सीख लिया। अब हमें ये सीखना है कि पोटेंशियल अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल से निकालना हो तो कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे। अब सवाल फिर से आता है कि यार हम इलेक्ट्रिक डाइपोल से पोटेंशियल एक्सियल पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं और इक्वेटोरियल पे भी निकाल सकते हैं। तो मैं पहले एक्सियल पे करवाता हूँ, फिर इक्वेटोरियल पे, और फिर आगे की बात मैं जब करवाऊंगा तब बताऊंगा। तो मैं इसका ना पहला टॉपिक कराने जा रहा हूँ किसके ऊपर, एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। अब की बार जो हम पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं वो एक ऐसे पॉइंट पे निकालने जा रहे हैं जो किसके ऊपर लाई करता है, एक्सियल लाइन के ऊपर। अब देखो भाई बड़ा ही सिंपल सा आसान सा तरीका है इसका, कि आपको किसी डाइपोल से किसी एक्सियल लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है वहां पर पोटेंशियल निकालना। तो कैसे निकलेगा देखिए जरा ध्यान से। सपोज कर लीजिए, मान लेते हैं कि इस जगह पर ना मेरे पास मेरा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और इस डाइपोल में इस तरफ मेरे पास जो चार्ज है वो कौन सा है, -q, और इस तरफ जो चार्ज है वो कौन सा है, +q है।
सपोज कर लेते हैं ये वाला पॉइंट जो है वो कौन सा है, ए, और ये वाला जो पॉइंट है उसका नाम क्या रख दिया, बी रख दिया। मान लीजिए ये इसका सेंटर है ओ, और इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 2a, मतलब डाइपोल की जो लेंथ है वो कितनी है, 2a है। मुझे किसी ने ये बोला कि भाई एक काम कर, इससे ना एक्सियल पॉइंट पर, एक एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट पी है, यहाँ पर बता कितना पोटेंशियल बनेगा। तो मैंने ये पूछा भाई पहले ये बताओ कि ये पॉइंट कितनी दूरी पर है। तो आप सभी को पता है कि हमें किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस अगर डाइपोल से लेना होता है तो वो कहां से लेते हैं, इसके सेंटर से। तो मान लीजिए सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना मान लिया मैंने, r। अब मैं ये बोलूंगा पी पॉइंट पर पोटेंशियल दोनों चार्जेस बनाएंगे, पॉजिटिव वाला भी पोटेंशियल बनाएगा पी पर और नेगेटिव वाला भी बनाएगा पोटेंशियल पी पर। दोनों ही पॉइंटों से, दोनों ही चार्जेस से पॉइंट पे पोटेंशियल बनेगा। अब मैंने क्या किया, चलो पहले दोनों का अलग अलग पोटेंशियल में निकाल लेता हूं। ठीक है, सुनिए ध्यान से। तो मैंने ये सोचा, सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू। चलो पहले प्लस क्यू वाले चार्ज से पोटेंशियल निकालता हूं। मेरे दिमाग में चल क्या रहा है, मैं ये सोच रहा हूं दोनों से पोटेंशियल बनेगा, दोनों का पोटेंशियल निकाल लेता हूं, फिर दोनों को जोड़ करके इसका रिजल्टेंट निकाल लूंगा। तो इसीलिए पहले चार्ज का पोटेंशियल निकालेंगे, फिर दूसरे का, और अगर तीसरा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, मैं तीसरे का भी निकाल के जोड़ देता। मगर डाइपोल में दो ही चार्ज है, इसलिए दोनों के लिए करना शुरू करते हैं। तो अगर मैंने इस प्लस क्यू चार्ज के लिए पोटेंशियल निकाला पी पॉइंट पे, तो हमने तो अभी भी पढ़ा था ना भाई कि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन में डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए। आपको पता है भाई ये पूरा कितना है, 2a, तो ये आधा जरूर कितना होगा, a, और ये वाला आधा भी कितना होना चाहिए, a। तो आप बोलोगे जी आपको ये वाला डिस्टेंस चाहिए, तो पूरा डिस्टेंस r, इसमें से a माइनस कर दिया, तो ये वाला डिस्टेंस कितना बच गया, r माइनस है। तो मैंने इसकी जगह पर क्या लिख दिया, r माइनस a। ये मेरे पास आ गया पॉजिटिव चार्ज से बनने वाला पोटेंशियल। ऐसे ही मैंने क्या किया, निकाला पोटेंशियल फिर से। अब की बार मैंने यहाँ पर लिख दिया दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। भाई इसकी वजह से भी यहाँ पे पोटेंशियल बनेगा, कितना बनेगा वो निकालते हैं। तो आप v की जगह v रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और q की जगह माइनस q, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया चार्ज नेगेटिव तो पोटेंशियल भी नेगेटिव, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इसका मतलब माइनस q। लेकिन अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी चाहिए, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, r, ये वाला डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक का, r, और फिर ये वाला डिस्टेंस a। तो ये पूरा मिलाकर के कितना हो गया, r प्लस a। तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख देता हूँ, r प्लस a एज इट इज लिख दिया मैंने। ये v1 बोल देते हैं इसको, और इसको क्या बोल देते हैं, v2 बोल देते हैं। अब अगर मुझे टोटल पोटेंशियल चाहिए, तो मैंने सोचा है टोटल भी अगर मुझे निकालना है तो दोनों को जोड़ देते हैं। याद रखना भाई पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी में वेक्टर एडिशन नहीं लगता, वो सिंपल नंबरों की तरह जुड़ते हैं। जो प्लस का है वो ऐड हो जाएगा और जो माइनस का है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मैंने तो ये सोचा कि मैं दोनों पोटेंशियल को जोड़ देता हूँ, v1 प्लस में v2। तो v की जगह v रखा। व्हाट इज योर v1, v1 ये रहा आपके सामने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन में r माइनस a एज इट इज, बीच में डाल दिया प्लस। v2 की बात करी तो इसका भी फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज माइनस q अपॉन में r प्लस a एज इट इज। अब इसे बस मुझे सॉल्व करना है। इस पूरी लाइन में मुझे q कॉमन दिख रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन दिख रहा है, और बचा क्या यहाँ पर r माइनस a, और यहाँ पर क्या बचेगा 1 अपॉन में r प्लस में a एज। ये चीज आ गई, बस इसे मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे देख लीजिए, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। एक काम करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम लूंगा इस तरीके से, तो यहाँ पर मेरे पास है r माइनस a एंड दिस इज r प्लस a। ये r प्लस a इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये रहा r प्लस a, और r माइनस a इधर जाएगा तो माइनस का r और प्लस में a, और ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज। सभी को पता है ना r माइनस a यहाँ आएगा तो माइनस r से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस r, और माइनस a से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस। कैलकुलेशन है करके देख लीजिएगा, माइनस r और प्लस r क्या हो गया, कैंसिल। अब इसका अगला स्टेप में यहाँ सिंप्लीफाई कर देता हूँ, इक्वल टू में हो गया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, ब्रैकेट क्लोज। a और a दो बार है तो इन्हें जोड़ करके मैंने क्या लिख दिया 2a, और नीचे a माइनस b और a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपके पास a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। मैंने इसको सोचा थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये q और 2a को इकट्ठा लिख दिया q इंटू में 2a,
और नीचे आपके पास आ गया आर का स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर एस। तो आप इसमें क्या निकाल रहे थे, v का की वैल्यू निकाली तो आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और याद कीजिए q इंटू 2a मैंने पहले ही बता रखा है कितना होता है p मीन्स डाइपोल मोमेंट। तो ये चीज मैंने यहाँ पर क्या लिख दी p और अपॉन में यहाँ पर क्या आ गया आर स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने जो पोटेंशियल निकाला वो पोटेंशियल इतना निकल करके आ गया किसकी वजह से, इस डाइपोल की वजह से। कहां पर, किसी पॉइंट पर जो कहां पर है एक्सियल लाइन के ऊपर है। तो ये मेरे पास इसका रिजल्ट आ गया। अब एक बात और सुन लीजिए ध्यान से, अगर मैं आपसे ये बोलूं, ध्यान से देखिएगा, कि मेरा डाइपोल मोमेंट अगर मैं बढ़ा दूं तो जितना डाइपोल मोमेंट आप बढ़ाते जाओगे उतना ही पोटेंशियल भी क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। यानी कि अगर आप सिर्फ डाइपोल मोमेंट को चेंज करते हो तो पोटेंशियल भी चेंज होगा। लेकिन एक बात अपने दिमाग में बिठा लेना बिल्कुल ध्यान से, कई बार टीचर ऐसा कहते हैं, देखो मैं एक बात यहां लिखने वाला हूं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, ठीक है। सारे लोग इसे देख के बोलेंगे हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, P बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा, ये बात सही है और मैं भी इस बात से अग्री करता हूं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि P को आप डबल करोगे तो V भी डबल होगा, ऐसा हर केस में नहीं होगा, ऐसा हर केस में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं आपको बता देता हूं। P का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, Q इंटू में 2a, यही तो फॉर्मूला होता है P का। अब कोई बच्चा अगर Q को डबल करेगा तो P क्या हो जाएगा, डबल। अगर Q डबल करोगे तो P डबल करोगे तो पोटेंशियल भी डबल हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। लेकिन किसी ने सोचा चलो मैं 2a को डबल करता हूं तो भी तो P डबल हो जाएगा। तो आप 2a तब बढ़ा पाओगे जब आप किससे डबल करोगे, एक, मतलब a डबल किया तो P डबल हुआ, P डबल होगा तो V डबल हो जाएगा। तो ऐसे में आप फिर से बोल सकते हो सर a को बढ़ाने से पोटेंशियल भी बढ़ा, तो सॉरी डाइपोल मोमेंट बढ़ा और पोटेंशियल भी बढ़ गया। मगर भाई a को बढ़ाने पर यहाँ नीचे वाला a भी तो चेंज होगा, मतलब इस a को जब आप बदलोगे तो P भी उसके साथ साथ क्या होता जाएगा, चेंज। इट मीन्स कि आप इसे बढ़ाओगे ना तो इसमें भी बदलाव आएगा, ऊपर भी चेंज हो रहा है नीचे भी चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये चीज बदलेगी तो सही। मगर अब की बार आप ये नहीं बोलोगे कि V जो है वो P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसा तब बोल सकते हो जब आप ना A को क्या रखो, बिल्कुल कांस्टेंट, बिल्कुल फिक्स रखो। तो इसीलिए बेटर है कि हम इस चीज को ऐसे ना लिखें, ठीक है। ऐसा आप तब लिख सकते हो जब आप बोलो जी मैं डाइपोल के साइज को फिक्स रख रहा हूं, खाली डाइपोल का चार्ज बढ़ाऊं तो आप बोल देना हाँ फिर तो डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा और पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इसके अलावा मैं आपसे बोलूं फॉर ए शॉर्ट डाइपोल, दैट इज फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, एक शॉर्ट डाइपोल की अगर मैं बात करता हूं तो शॉर्ट डाइपोल के लिए तो आप बोल सकते हैं ना, शॉर्ट डाइपोल में ए बहुत ज्यादा छोटा होता है किसके कंपैरिजन में, आर के कंपैरिजन में। मैं पहले बता चुका हूं, फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, फॉर एन आइडियल डाइपोल, फॉर अ पॉइंट डाइपोल, सबके लिए। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं जब पॉइंट भी बहुत दूर लाई करे तो ऐसी सिचुएशन में ए बहुत छोटा होगा आर के कंपैरिजन में, तो ए के स्क्वायर को मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा और इस टाइम पर अब मेरा जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज P अपॉन R का स्क्वायर। इसका मतलब दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल ऑन द एक्सियल लाइन। मगर ये सभी जगह इस्तेमाल नहीं होगा, ये सिर्फ तब यूज करोगे जब आपसे बोल दिया जाए कि हमारा जो डाइपोल है वो वेरी शॉर्ट है, स्मॉल है, छोटा डाइपोल है, यानी कि पॉइंट डाइपोल है, तो आपको ये चीज यहाँ पर दिख जाएगी। अब ना कंफ्यूज मत होइएगा, आपने एक बात ऑब्जर्व कर ली कि पॉइंट चार्ज के लिए V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R और पॉइंट डाइपोल के लिए एक्सियल लाइन पर V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। मगर परेशान मत होना, मैं इनके बारे में डिस्कस करूंगा आप लोगों से बाद में। ये हमें ना पता चल गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना निकलेगा, ये चीज क्लियर है एक्सियल लाइन पर। अब एक बात और सुन लो, दिमाग में बैठा ले, मैं इस चीज को आगे आने वाले टॉपिक में फिर से डिस्कस करूंगा। कई बार क्या होता है, कई किताबों के अंदर यही डेरिवेशन की जाती है और उस डेरिवेशन में उनके आंसर में ना यहाँ पर ना एक नेगेटिव साइन आ रखा होता है। अब आप सोचोगे सर उनके में नेगेटिव आ रहा है आपके में नेगेटिव नहीं आ रहा, क्या ये गलत है? जी नहीं, बिल्कुल सही है, दोनों एकदम एग्जैक्टली सही। वो अपनी जगह पर ठीक है और मैं अपनी जगह पर ठीक हूँ। एक्चुअल में ऐसा कहीं लिखा थोड़े ना है कि आप जब कभी भी डाइपोल लोगे तो इधर नेगेटिव लोगे और इधर ही पॉजिटिव लोगे। अगर आपने यहाँ पॉजिटिव ले लिया और यहाँ नेगेटिव ले लिया तो आपका यहाँ का पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। क्यों नेगेटिव आएगा? भाई आपका ये जो चार्ज है कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज से पास में पोटेंशियल ज्यादा बनेगा, इसका मतलब पॉजिटिव ज्यादा बनेगा।
और नेगेटिव चार्ज से दूर है ये पॉइंट, तो नेगेटिव चार्ज से भी जो पोटेंशियल बनेगा वो दूर होने की वजह से कम बनेगा। तो आप बोलोगे इस जगह पर दो दो पोटेंशियल बन रहे हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से ज्यादा और एक नेगेटिव चार्ज की वजह से कम बन रहा है। तो अब यहाँ पे ज्यादा वाला पॉजिटिव है, कम वाला नेगेटिव है। आप ज्यादा और कम दोनों को टोटल करके जब निकालोगे तो जो ज्यादा होगा उसी का साइन आएगा। इसीलिए मेरा जो पोटेंशियल आ रहा है वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉइंट ना पॉजिटिव चार्ज के पास में है। आप घर पे यही वाला पॉइंट इधर ना लेने के बजाय इधर लेना, भाई ये भी तो एक्सियल लाइन ही है, यहाँ पे भी तो हो सकता है। और आप देखोगे ना तो नेगेटिव चार्ज पास है तो यहाँ पर इतना ही पोटेंशियल आएगा, मगर आएगा कैसा, नेगेटिव। इसलिए परेशान मत होइएगा, ये जो पोटेंशियल है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मैं आगे जब आपके साथ जनरल केस डिस्कस करूंगा तब मैं यहाँ प्लस और माइनस दोनों डलवा दूंगा कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। मगर मैंने जिस कैलकुलेशन को, जिस केस को लिया है, जैसा मैंने डाइपोल लिया है, उसके लिए यही आंसर आएगा। और कोई सिचुएशन होगी तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लस और माइनस बदल देना। अच्छा, घबराने की जरूरत नहीं है, जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तब मैं बता दूंगा कि कैसे पता चलेगा कि कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव। वैसे मैंने अभी भी बता दिया कि जहां पर भी पोटेंशियल ज्यादा कम बनेगा उसके हिसाब से हम पॉजिटिव और नेगेटिव की पहचान कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक टॉपिक और डिस्कस करते हैं। चलिए जी, अब मैं इसे रब कर रहा हूं। पहला वाला केस खत्म। तो एक्सेल लाइन पर कितना पोटेंशियल बनेगा हम उसके बारे में बात कर चुके हैं और वो आप लोगों ने देखी है, इसका फॉर्मूला भी। अब हम बात करते हैं कि इक्वेटोरियल लाइन पर कितना बनेगा। तो मैंने यहां पर पहले क्या लिखा था, एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पर कितना बनेगा, और ये पॉइंट नंबर 1 के बजाय यहां लिख रहा हूं पॉइंट नंबर 2। चलो देखते हैं कि कितना बनेगा इक्वेटोरियल पर। सुनिए ध्यान से, सपोज कर लीजिए ये आपके पास आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। मान लीजिए ये रहा आपके पास आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस डाइपोल में इस तरफ आपके पास माइनस क्यू चार्ज है और इस तरफ आपके पास कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। सपोज कर लेते हैं कि हमारे डाइपोल का जो साइज है, इसकी जो चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज 2a, और इसके बीच का जो सेंटर है दैट इज o। एट o, वो o पर है, सेंटर बिल्कुल मिड पॉइंट में होना चाहिए, एकदम बीच में, ये रहा o। अब मुझसे किसी ने ये बोला कि इससे ना इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर ना एक पॉइंट है, वहां पर पोटेंशियल निकालो। तो मैंने मान लिया कि ये रहा वो पॉइंट P जहां पर मुझे पोटेंशियल निकालना, और इसका डिस्टेंस कितना है r। तो मैं फिर से वही तरीका इस्तेमाल करूंगा ना, मैं बोलूंगा भाई नेगेटिव चार्ज से भी पोटेंशियल बनेगा, पॉजिटिव से भी बनेगा, दोनों को जोड़ के टोटल निकाल देता हूं आराम से। कहा कि ठीक है। अब मैंने इस चीज को इससे मिला दिया और इसको भी इससे मिला दिया। ये दोनों लाइनें मैंने आपस में मिला दी ताकि मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल सकूं। अब क्या करेंगे, आप देखिए जरा। सबसे पहले मैंने सोचा पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, तो मैंने यहां पर लिख दिया दैट इज पोटेंशियल, या फिर आप इसको सिंपल वे में सीधा सीधा बोल दो कि V इज इक्वल टू में टोटल पोटेंशियल अगर निकालना है तो क्या होगा, V1 प्लस में V2। आप बोलोगे कि इसकी वजह से जो पोटेंशियल बनेगा V1 मान लेते हैं, इसकी वजह से जो पोटेंशियल बनेगा वो क्या मान लेते हैं, V2, और दोनों को जोड़ देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो मैंने सोचा V1 जो है वो इस नेगेटिव चार्ज से बनने वाला पोटेंशियल है, और हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ लिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q प्लस का नहीं कैसा माइनस का, अपॉन में यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए। तो मुझे तो पता है कि ये वाला एंगल राइट एंगल है, ये पूरा अगर 2a है तो ये आधा कितना होगा a, और ये वाला आधा भी कितना होगा a। आप बोलोगे ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस पता है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, दैट इज a स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर। ऐसे ही मैं इसको भी निकालूंगा तो वो भी मेरे पास कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर। मुझे ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल बनना था वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मेरे पास कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर। ये मेरे पास पोटेंशियल आ गया ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज। अब हम इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल देखते हैं कितना बनता है। तो यहाँ पर डाल दिया प्लस, ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस का Q अपॉन में अंडर रूट ऑफ दैट इज r स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर, एज इट इज रहने दीजिए।
ये आपके पास नेगेटिव और ये पॉजिटिव। याद रखना दोनों चार्ज कैसे हैं, सेम है, इसलिए दोनों से पोटेंशियल भी कैसा बनेगा, सेम, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है। लेकिन एक से जितना नेगेटिव बनेगा पोटेंशियल, दूसरे से उतना ही पॉजिटिव बनेगा। इसका मतलब ये दोनों के दोनों सेम ही तो है, बस एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल हो गए। तो यहां से हमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया, और वो ये मिला कि भाई इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर ना जो नेट पोटेंशियल बनता है वो कितना बनता है, 0 बनता है। अच्छा, ऐसे तो मैंने इसको डिराइव कर दिया, वरना मैं आपको सही मायने में बताऊं, एक समझदार बच्चा नॉर्मली माइंड में भी सोच सकता था कि सर इन दोनों चार्जेस का डिस्टेंस इस पॉइंट से बिल्कुल बराबर है और चार्जेस भी बिल्कुल सेम है, तो आप कैलकुलेशन कर क्यों रहे हो, जितना पोटेंशियल इससे नेगेटिव बनेगा उतना ही इससे पॉजिटिव बनेगा, तो नेट कट पिट करके कितना आ जाएगा, 0। और ये पेपर में पूछा हुआ सवाल है कि एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जहां पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो कितना होता है, 0। तो आप बोल दीजिएगा ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका मतलब खाली यहीं पर 0 नहीं है भाई, आप इसके नीचे यहां भी आ जाओगे ना तो भी पोटेंशियल कितना होगा, 0 ही बनेगा। नीचे आओगे तो भी पोटेंशियल 0 ही बनेगा, यहां आओगे सेंटर पे तो भी पोटेंशियल 0 बनेगा, क्योंकि आप कोई भी पॉइंट ले लो, यहां से डिस्टेंस कैसा रहेगा, सेम, चार्ज भी कैसा है, सेम, तो पोटेंशियल भी सेम। इस लाइन को खाली ऊपर ही नहीं, इस लाइन को नीचे भी ले आओगे ना तो भी हर जगह पर पोटेंशियल कैसा बनेगा, 0 ही बनेगा। ध्यान से सुनना आपकी बात। अब ये लाइन खाली ऊपर नीचे का छोड़, अगर ये लाइन यहां से यूं निकल के आ रही होती, अब ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ध्यान देना, अगर ये लाइन ऐसे आ रही होती तो भी इसे इक्वेटोरियल लाइन ही कहता मैं। अब अगर मैं बोलूं इस टिप के ऊपर, ये टिप आप लोगों को नजर आ रही है, यहाँ पर कितना पोटेंशियल बनेगा, तो आप बोलोगे सर इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल और इसकी वजह से यहाँ से पोटेंशियल बिल्कुल बराबर बनेगा और अपोजिट बनेगा, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, तो इस पे भी पोटेंशियल कितना बनेगा, 0 ही बनेगा। मैंने बोला कि मैं इस लाइन को नीचे कर दूं तो यहाँ पर इस जगह पर ले लूं तो यहाँ पर पोटेंशियल, तो भी आप क्या बोलोगे, 0 बनेगा। ऐसी लाइन आगे लो, पीछे लो, ऊपर लो, नीचे लो, दाएं लो, कहीं पर भी लो, हर जगह पर इस लाइन के ऊपर पोटेंशियल क्या बनेगा, 0। और वो सब छोड़ो, एक बार थोड़ा कॉमन सेंस से सोच करके देखिएगा, जो चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूं वो ये है कि अगर मैं इस लाइन को इस रजिस्टर से इस तरह से ढक दूं, इस तरीके से ढक दूं, और इस रजिस्टर पे यहां पर इस जगह पर मैं यहाँ पे एक निशान लगा देता हूं, थोड़ा समझना भाई, प्रॉब्लम होगी तो मुझसे बोल देना, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। मैंने यहाँ पर एक टिक लगा दिया इस पॉइंट के ऊपर, ये इस लाइन को, ये प्लेन जो है, ये जो प्लेन आप लोगों को नजर आ रहा है, ये वाला जो प्लेन है, ये इस लाइन से पास होकर के जा रहा है और इस बोर्ड के कैसा, बिल्कुल परपेंडिकुलर। अब मैंने यहाँ पर एक चार्ज रखा, यहाँ पर एक पॉइंट लिया, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैसा होगा, सेम। आप बोलोगे सर यहाँ पर भी पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। मैं आपसे बोलूं यहाँ पर, आप बोलोगे 0 होगा, यहाँ पर आप बोलोगे 0 होगा। मैंने कहा पीछे गया यहाँ पर, तो आप बोलोगे 0 होगा। तो आप बोलोगे सर इस लाइन से पास होने वाला जो प्लेन होगा ना, उस पूरे प्लेन पे आप कहीं पर भी देख लो, हर जगह पर नेट पोटेंशियल 0 होगा। इस लाइन को हमने इक्वेटोरियल लाइन नाम दिया है, तो इस प्लेन को हम लोग नाम देते हैं इक्वेटोरियल प्लेन कहा जाता है। तो पेपर में सवाल ऐसे भी पूछते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो प्लेन भी पूछा जा सकता है और लाइन भी बोली जा सकती है, कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों पे ही पोटेंशियल कैसा होता है, बिल्कुल सेम होता है। एक तो ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी। एक कंसेप्चुअल छोटी सी बात मैं आपको और बताता हूं, ये भी पेपर का ही पूछा हुआ सवाल था। क्या था, सुनो, एग्जाम में ये पूछा गया था कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। इन्होंने हमसे ये कहा कि आप एक बताइए कितना वर्क करना पड़ेगा किसी चार्ज को इंफिनिटी से उठा करके इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल पर लाके रखने में। तो आप बोलोगे यार हमने तो अभी भी पढ़ा है कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है Q इंटू में V। Q वो चार्ज है जो आप लेकर के आ रहे हो और V वो पोटेंशियल है जिस जगह पर आप चार्ज को रखोगे। तो आप बोलोगे सर जी इक्वेटोरियल लाइन पर तो पोटेंशियल 0 होता है, तो आप यहाँ पर क्या रखोगे, 0, तो आपका वर्क डन भी कितना आ जाएगा, 0। और आप बेफिक्र होकर के बोल दीजिएगा कि इंफिनिटी से किसी चार्ज को इक्वेटोरियल लाइन पर लाके रखने में हमें जो काम करना पड़ता है वो वर्क हमेशा ही कितना होता है, 0। भाई ये बातें ना कॉमन नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मत सोचना कि ये टॉपिक ही लिखा हुआ है,
ये सब कुछ पुराने पेपरों की पूछी हुई बातें हैं जो मैं आप लोगों को ना यहाँ पर ला करके बता। एक्चुअल में टॉपिक टीचर ऐसे ही कराते हैं कि ये देखो ये एक्सप्रेशन आ गया, अब अगले टॉपिक पर जाओ, और वो रियल में फिजिक्स नहीं होती। रियल फिजिक्स ये है क्योंकि इसी के ऊपर बेस टीचर क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये मत करना कि आप बस इसको याद कर लो, आपको इसके पीछे का रीजन, लॉजिक सब कुछ क्लियर होना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और आप लोगों से पूछता हूँ, जरा जवाब दीजिएगा। ऐसे 2 पॉइंट बताइए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड कैसा होता है, बिल्कुल बराबर होता है। ऐसे 2 पॉइंट बताने, 2 जगह के एग्जांपल, कोई बताएगा? एक तो सर सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है, सेम होता है। किसके सेंटर पर? सर डायपोल के सेंटर पे। भाई डाइपोल के सेंटर पर पोटेंशियल तो 0 होता है, लेकिन फील्ड 0 नहीं होती। देखो, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड कहां बनती है? दूर की तरफ। और नेगेटिव चार्ज से भी फील्ड कहां बनती है? दूर। तो दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो फील्ड 0 नहीं होती, सिर्फ क्या 0 होता है? पोटेंशियल 0 होता है। सर जो आपने एक ग्राफ वाला केस बनाया था 1 मीटर की दूरी पे, वो वाले पे, और एक इसके प्लेन पे जो होगा उसमें भी डिस्टेंस सेम ही आ जाएगा, तो भी वो कट के मैग्नीट्यूड 0 होगा, वो सेम आएगा। नहीं 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 नहीं, ये वाला तो बिल्कुल ठीक है जो मैंने अभी बताया कि जो R 1 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड कैसा होगा? सेम। लेकिन इस पे क्या बता रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आया। इस पे कहाँ पे वो? इस पे तो भाई हर जगह देखो, इक्वेटोरियल लाइन पर फील्ड बनती है, पता है ना सभी को, इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, हमने निकाला हुआ है। मगर पोटेंशियल कितना बनता है? 0। भैया यहाँ पे फील्ड तो है मगर पोटेंशियल तो 0 बनता है, तो तुम कैसे यहाँ पे बोल रहे हो कि यहाँ पे बराबर हो सकता है? दूसरा होता है इंफिनिटी पर। आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो 1/4πε0 Q अपॉन में R की जगह क्या रख दो? इंफिनिटी। इंफिनिटी पर फील्ड कितनी बनेगी? 0। और 1/4πε0 Q अपॉन में इंफिनिटी, पोटेंशियल भी कितना बनेगा? 0। मतलब एक तो चार्ज से यूनिट डिस्टेंस पर और इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, इनफाइनाइट पे फील्ड भी 0 बनेगी और पोटेंशियल भी 0 बनता है, वहां पर दोनों इक्वल होते हैं। और इसके अलावा यूनिट डिस्टेंस पर ये दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। अब आप ये सोचो कि ये चीज आपको कहीं किताब में लिखी हुई दिख जाएगी, ऐसा नहीं होता भाई। ये सब चीजें आपसे ना टीचर वाइवा में बिठा के पूछते हैं, आपको अपनी कॉमन सेंस से सोच समझ के जवाब देना है। मगर परेशान मत होना, मैं वाइवा में पूछे जाने वाले एक एक सवाल बता दूंगा, और इस चीज की गारंटी तो नहीं लेता, बट मैं हाँ 90% श्योर हूँ कि आपके वाइवा में जो भी सवाल पूछे जाएंगे ना, वो मेरी क्लास में जरूर डिस्कस किए होंगे। अगर किसी को डाउट लगता है तो मेरे से पढ़े हुए पुराने 12th क्लास के कोई भी स्टूडेंट को बुला लो और बिठा करके पूछ लो, भाई तेरा वाइवा कैसा हुआ था, क्या ऐसा कुछ पूछा तो जो सर ने ना पढ़ाया और वो आ रखा? कभी नहीं होता। ये चीज मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं बता रहा, ये इसलिए बता रहा हूँ, तारीफ के लिए भी बता रहा हूँ, लेकिन इसलिए भी बता रहा हूँ ताकि आप लोग ना मेरी बताई हुई बातों को अच्छे से फोकस करके समझें, और आपके फाइनल के एग्जाम में जो वाइवा के मार्क्स लगते हैं ना, वो पूरी तरह से, सॉरी पूरे प्रैक्टिकल के जो मार्क्स लगते हैं वो पूरी तरह से ना वाइवा पे डिपेंडेंट होते हैं। कहने की बात है कि प्रैक्टिकल की फाइल होती है, ये होता है वो होता है, जब टीचर देखता है ना कि बच्चे का कुछ होना नहीं है, इसका कुछ नहीं आता, इसका क्या करें, थोड़ा बहुत कुछ किसी तरह पास हो जाए, तो वो फाइल के नंबर, इसके नंबर, उसके नंबर लगा के आपको निकाल देता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने वाइवा जबरदस्त दे दिया ना, तो टीचर बोलता है बाकी सब छोड़ दे, अब इसको नंबर दे दो, इसको पास। और 30 में से 30 अगर मिल गए उधर ना आपको, तो बस आपकी बल्ले बल्ले, वहां 30 में से 30 मिल गए तो बस 70 नंबर की गारंटी मैं लेता हूँ कि मैं पूरा सब कुछ पढ़ाऊंगा। यहाँ 70 वहां 30, आप पूरा 100% का टारगेट बना सकते। ठीक है, ये चीजें अब आप लोगों के लिए क्लियर हो गई, मैंने इनको बता दिया। बाकी की चीजें हम अगली क्लास में करते हैं, आज के लिए हम यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है जी।